नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेकर के। तो ये हमारा गणित का जो है पहला गेस्ट पेपर है और गणित का जो प्रश्न पत्र है वो आपका 6वें नंबर का है। इसका पूर्णांक 60 अंकों का होता है। इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 24 नंबर चाहिए। और पहला क्वेश्चन अब आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। तो साथियों रीट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हागवेन। किसका कथन है ये? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, तो ये हागवेन का कथन है। क्वेश्चन 2 है, विषमबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं या सममिति अक्ष कितने होते हैं। तो याद रखना, अगर कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है तो उसमें सममिति अक्ष कितने होंगे? कोई नहीं होगा, यानी 0 होंगे। सममिति अक्षों की संख्या 0 होगी, ध्यान रखना। देखो इस तरीके से ये आपका, अगर देखो मैं आपको ध्यान से देखना, अगर आपका समबाहु त्रिभुज है, एक आपका समद्विबाहु है, ठीक है, और एक आपका विषमबाहु है, ठीक है। तो विषमबाहु में तो कितने होते हैं? 0 होते हैं। और आपसे पूछे समबाहु में, तो समबाहु में कितने होते हैं? 3। और समद्विबाहु में कितने होते हैं? 2। ये इतना याद रखना। अब समीकरण दिया गया है 5x प्लस 6x प्लस 4 इक्वल x प्लस 44। तो इसमें x का मान क्या होगा साथियों? इसको कैसे हल करेंगे? देखो 5x प्लस 6x, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर ये 4 है ना प्लस का, मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इस x को मैं इधर ले आऊँगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 44 माइनस 4 इतना बन गया ये। तो देखो ये कितने हैं? 11। 11 में से एक x के कितने बच गए? 10x इक्वल 40। दैट इज x का मान क्या आएगा साथियों? 4 आएगा। x का मान क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन प्रत्यक्ष व त्वरित होता है। तो भैया योगात्मक जो आकलन होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है और त्वरित भी होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। सममिति से क्या तात्पर्य है? सममिति होती क्या चीज़ है? सममिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस मिति। सम का मतलब होता है बराबर और मिति का अर्थ होता है मापना। यानी कि ऐसी 2 आकृतियां जिनकी माप बराबर होती है वो सममिति आकृति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 6वां, अपवर्जी वर्जन किसे कहते हैं। अपवर्जी बंटन किसे कहते हैं भैया? अपवर्जी बंटन पूछा जा सकता है। तो देखिए आप लोगों ने कभी भी सांख्यिकी की जो प्रश्नावली पढ़ी है, बारंबारता बंटन सारणी वाली, तो उसमें इस तरीके से होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। तो ये जो बारंबारता बंटन सारणी होती है, अगर उस बारंबारता बंटन सारणी में, ठीक है, देखिए बारंबारता बंटन सारणी ऐसे है, मैं एक बार बता दूं इसको, 10 से 20, 20 से 30। अगर किसी बंटन सारणी के अंतर्गत जो इसका पहले जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है, पहला जो वर्गांतर है, पहले वर्गांतर की उच्च सीमा अगले वाले वर्गांतर की निम्न सीमा से अगर मैच कर रही है, ठीक है, समान है, तो वो हमारा अपवर्जी बंटन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, 2/5 और 3/7 के मध्य में कौन सी संख्या होगी। तो देखो किसी भी संख्या के मध्य में मध्य संख्या निकाला जाए ना, तो माध्य निकालने का सूत्र याद रखना, दोनों संख्या को योगफल बटे 2। तो दोनों संख्या कौन सी है? 2/5 प्लस 3/7 बटे क्या कर देंगे? 2। तो भैया सबसे पहले आपको इनको जोड़ना है। इनका लैसे कितने आ जाएगा? 35। इनका लैसे 7 कर 5 35 हो गया, तो 7 दूनी के 14 प्लस 7 पंजो 35, 5 15, कितना हो गया? 29/35, फिर गुना 2 है नीचे, ठीक है, तो कितना हो गया? 29/70। इसके मध्य में संख्या कौन सी होगी? 29/70 होगी। अगला क्वेश्चन है, अभिग्रहित का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको वो बातें ध्यान रखनी है, गणितीय संरचना में प्रयुक्त अभिग्रहित परस्पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। अभिग्रहित के अनुसार कोई भी कथन सत्य या असत्य दोनों कभी सिद्ध नहीं हो सकते, तो एक होना चाहिए। अभिग्रहितों को कभी भी स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में नहीं चुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9वां, कंजेक्चर को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो कंजेक्चर वह कथन है जिसे हम अपने गणितीय अनुभव,
अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। कंजक्चर सत्य या असत्य दोनों हो सकता है। साथ ही यदि हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं तो यह एक प्रमेय बन जाता है। प्रतिरूपों को देखने और बुद्धिमत्तापूर्ण गणितीय अनुमान लगाने के लिए गणितज्ञ प्राय कंजक्चर का प्रयोग करते थे। अथवा में आपको क्वेश्चन रखना है याद, प्रत्युदाहरण क्या है समझाइए। तो ये आपको अपनी सीरीज में से याद करना है। यूनिट 1 का क्वेश्चन है प्रत्युदाहरण। अगला क्वेश्चन है भिन्न तथा परिमेय संख्याओं में अंतर लिखिए। तो भैया भिन्न तो a बट्टे b के रूप में होती है, जबकि परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप में होती है। दैट इज q इज नॉट इक्वल 0, ये होना चाहिए कंडीशन। तो देखिए भिन्न क्या होती है, भिन्न वे संख्याएं जिनको a अपॉन b के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न का मान सदैव शून्य या फिर कोई ना कोई धनात्मक संख्या होगी, या तो वो शून्य आएगा या धनात्मक होगा। भिन्न को संख्या रेखा पर शून्य से दाईं तरफ दर्शाते हैं। और सभी परिमेय संख्याएं जो होती है ना वो भिन्न नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं? कभी नहीं होती, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती है, ये बात जरूर याद रखना। परिमेय संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए वरना वो अनंत बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन। दूसरा है परिमेय संख्या का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन भिन्न का मान कभी शून्य नहीं होता। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दाएं तथा बाएं दोनों तरफ दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में भी हो सकती है। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं, ध्यान रखना। अथवा में क्वेश्चन है आपका 1/4 और 1/2, इनके मध्य में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1/4 के मध्य निकालो, तो आपको 2/2 से गुना करो, 1/4 को फिर 3/3 से गुना करो, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो आराम से, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, बेन हिले के चिंतन के स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिएगा विद्यार्थियों के चिंतन स्तर आयु पर निर्भर नहीं होकर के अनुभव पर निर्भर करते हैं। सबसे पहली पॉइंट याद रखना है, ये स्तर क्रमिक होते हैं। जैसे जैसे बच्चों की समझ बढ़ती जाती है उनका स्तर भी आगे बढ़ता जाता है। बच्चों को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में बहुत सारे अनुभवों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें वो आकृतियों की विशेषता, संबंध की सक्रियता के रूप में भाग लेते हैं। सिखाने के लिए बच्चों की समझ के स्तर पर अनुरूप भाषा होनी चाहिए। तो ये बेन हिले के चिंतन के स्तर। अगला क्वेश्चन है भुजाओं तथा कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो देखिएगा भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों के बारे में लिखना है। कोणों के आधार पर अगर हम बात करें तो देखो न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा कौन सा है? न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक अधिक, ये हो गया, ठीक है, 3 प्रकार के। तो ये हो गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12वां है, यदि 3x + 4y = 28 और एक दूसरा समीकरण है 5x - 2y = 12, इसमें x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना आप लोग। सबसे पहले तो एक क्वांटिटी को आप लोग बराबर कर लो, है ना। मान के चलता हूँ मैं दूसरे समीकरण को 2 से गुना कर दूँ। अगर मैं 2 से गुना कर देता हूँ यहाँ पर, तो y का मान समान हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा 3x + 4y = 28 पहला समीकरण। इस वाले समीकरण दूसरे को 2 से जैसे गुना किया तो क्या बनाइए, इसको 2 से गुना करेंगे 10x - 4y = 24 बन गया। इसमें से इस पहले समीकरण को घटा दो, क्या करेंगे, ठीक है, घटाओ या जोड़ो, तो ये विलोपन विधि से काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 4x माइनस का है, इसमें प्लस का है, तो सीधा जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये इससे कट गया, इधर कैसे बात 13 बच गया, यहाँ पर इधर कितना बच गया 52। दैट इज x का मान कितना आ गया 4। अब इस x के मान को इस समीकरण या इसमें आप लोग रख दीजिए, ठीक है। तो आपका y का मान निकल के आएगा 4। ध्यान रखना x और y दोनों की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, x का मान 4 और y का मान भी 4 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है बीज गणित चिंतन क्या है, समझाइए। बीज गणित चिंतन,
इसके बारे में आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए इनकी केंद्रीय प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन कई पेपरों में आ चुका है अब तक आपके, कि भाई प्राथमिक आंकड़े के द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो आपको हिंदी में भी मिलेगा, कई जगह पर मिलेगा। तो प्राथमिक आंकड़े जो हैं वो कच्चे माल की तरह होते हैं, ये मौलिक होते हैं, ये आंकड़े उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं और इनको एकत्रित करने में धन, समय और मेहनत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो निर्मित माल की तरह होते हैं, पहले से ही ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं। इनको प्रयोग करने से पहले संशोधित करना आवश्यक होता है और ये आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, तो 3 माप आपको याद रखने हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियों के नाम 3 है, पहली है माध्य, दूसरी माध्यक और तीसरा है बहुलक। ये आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ गए होंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है आपको, प्रायिकता के गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए। प्रायिकता के गुणधर्म कौन कौन से आपको सीरीज में मिल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में गुणात्मक टिप्पणी विद्यार्थियों के किन अभिलेखों पर आधारित की जाती है। तो वो आधार हैं आपके आधार रेखा मूल्यांकन प्रमाण पत्र, नंबर 2 है वर्कशीट, नंबर 3 है कक्षा कार्य एवं गृह कार्य पुस्तिका में, तीसरा है साप्ताहिक समीक्षा प्रतिवेदन, 5वां है आपका शिक्षक अनुभव डायरी, 6वां है वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन। इन सभी अभिलेखों के आधार पर विद्यार्थियों की गुणात्मक टिप्पणी की जा सकती है। अथवा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं। पोर्टफोलियो आकलन एक शिक्षक के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो चेकलिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब आपका इसको आप लोग यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, ये गलत है। कोई धन 50 वर्ष में कितने प्रतिशत सरल ब्याज की दर से 16 गुना हो जाएगा। अब इसको तो आप लोग यहाँ से काट दो, इसके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे 50 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है 50 वर्ष। आपको एक सूत्र याद होना चाहिए ब्याज निकालने का। तो देखो ब्याज जो होता है ना SI, सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। हम इसी सूत्र को तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा क्या गया इसमें पूछा गया कितने प्रतिशत की दर से, तो दर पूछा गया ना, तो इस दर को यहाँ ले आओ, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुना 100 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो समय को इधर ले आएंगे। तो अब हमारा सूत्र क्या बना, देखो समय 50 वर्ष है, धन 16 गुना हो गया। धन क्या हो रहा है 16 गुना हो रहा है। तो देखो इसमें जो मूलधन है ना वो कितना है 1 है, ब्याज कितना है 15 गुना है, ब्याज कितना हो गया 15, तभी तो मिश्र धन 16 बना। ठीक है, आपको अब जमा लेना है इसको। ठीक है ना भाई, तो क्या करेंगे हम दर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, ये सूत्र आप लोग फिटिंग करेंगे कि मूलधन बराबर, मूलधन कितना है हमारा 15 है, सॉरी 1 है मूलधन, मूलधन कितना है 1, ब्याज हमारा 15 था। तो क्या करेंगे आप लोग, ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या लगाएंगे ब्याज का फॉर्मूला। तो ब्याज बराबर होता है आपका समय गुना दर बटे 100, है ना, समय गुना दर बटे 100 ये होता है भाई। तो यहाँ पर आपका 16 माइनस 1 कर देंगे ना, ये तो एक क्या था मूलधन था, क्या बचेगा ब्याज। तो यहाँ पर 50 गुना आर करो, 50 क्या है हमारा समय है, आर क्या है दर है, बटे 100 करेंगे इक्वल टू 15 बचेगा ना ब्याज। आप इसको काटो यहाँ से 5 से 5, इसको यहाँ से काटा 2। ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया 30% वार्षिक ब्याज दर आएगी। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजगणित में प्रतीकों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण से समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज किन किन परिस्थितियों में सर्वांग सम हो सकते हैं। तो आपको सर्वांग समता के नियम बताऊं मैं आपको। सबसे पहले तो पहला नियम है ट्रिपल एस। ठीक है, भुजाओं के आधार पर अगर किसी त्रिभुज की, मान के चलो 2 त्रिभुज है, उनमें से एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज के बराबर है तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर होगा एस 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 नियम। दूसरा नियम है कि एक त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं
और एक कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज के, तब भी वो त्रिभुज क्रम से सर्वांग सम होंगे, उसको बोलेंगे हम SAS नियम। ठीक है। तीसरा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और उसके दोनों सिरों पर बनने वाले कोण अगर दूसरे त्रिभुज के बराबर है तो भी सर्वांग सम होंगे, और इसको बोलेंगे हम ASA नियम। ठीक है भाई। और चौथा नियम वो है कि जब कोई दो समकोण त्रिभुज, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हैं और उनमें एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तब भी वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और इसे हम बोलते हैं साथियों RHS नियम। ध्यान रखना, चारों नियम याद रखोगे। पहला होता है, पहला तो नियम है हमारा कौन सा, SSS नियम, दूसरा है SAS नियम, तीसरा है ASA नियम और चौथा है RHS नियम। इन चारों ही नियमों के आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। अथवा में आपका क्वेश्चन है, देखिए साथियों, क्षेत्रफल से संबंधित है। यदि एक घनाभ की लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना है, आपको याद रखना है ये वाला कि दो गुणा ब्रैकेट बंद करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये सूत्र याद रखना। आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो क्या करेंगे, सूत्र में आप लोग लिख देंगे। तो 2 गुना ब्रैकेट बंद किया 50 गुना 20, ये क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 20 गुना 15 यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 15 गुना 50, तो ये ऊंचाई गुना लंबाई हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व जैसे करेंगे तो आपका आंसर होगा 4100, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। अब हम आते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन पर। गणित में एल्गोरिथम की अवधारणा को समझाते हुए परिभाषित कीजिए, या फिर आपसे भाजकता के नियमों का उल्लेख करना। 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम, एक बार आप जरूर पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको एल्गोरिथम की अवधारणा बता रहा हूँ। वास्तविक रूप में शब्द एल्गोरिथम किसी भी गणनात्मक निष्पादन को जिसमें दशमलव रूप में लिखित संख्याओं में नियमों का एक समूह प्रयुक्त किया जाता है, उसको इंगित करता है। उस शब्द की व्युत्पत्ति अबू जैटर मोहम्मद IVN मूसा एट नवाजुमी यह क्या लिख रहा है, नाइजीरिया, ठीक है, के अंतिम नाम के रूप में उच्चारित की गई थी। ये एक अरबी गणितज्ञ थे जिन्होंने दशमलव संख्याओं पर अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाओं को निष्पादन हेतु नियमों का एक समूह आविष्कार किया था। एक एल्गोरिथम समस्या के एक हल को निरूपित करता है यदि एक समस्या को एक वांछित परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति जिसमें वह है उसके मध्य में अंतर के रूप को परिभाषित किया जा सकता है। तो एक समस्या समाधान प्रक्रिया यह विधि जो वर्तमान परिस्थिति को वांछित परिस्थिति में रूपांतरित करता है। हम प्रतिदिन इस प्रकार के तुच्छ समस्या या बिना इसके बारे में विचार करके हल करते हैं। एल्गोरिथम की परिभाषा की बात करूँ, डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम एक वह प्रोसेस है जो एक संदिग्ध नियमों का एक निश्चित समूह होता है जिसमें संक्रियाओं के एक निश्चित चरणों का समावेश होता है। वो एक समस्या के समाधान या समस्याओं के विशिष्ट श्रेणी के समाधान किसी भी आगत राशि के लिए उपलब्ध करता है। दूसरे शब्दों में एक एल्गोरिथम एक दिए गए समस्या का समाधान ज्ञात करने की चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। गणित प्रश्नावली प्रक्रियाओं के विकास के माध्यम से जो कठिन कार्य को सरल बना देती है, जिसे बिना किसी सोच विचार के आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। एक प्रभावकारी एल्गोरिथम का उपयोग एक संपूर्ण समस्याओं की श्रेणी को प्रत्येक समस्या के बारे में अलग से विचार किए बिना प्रभावशाली ढंग से हल कर सकते हैं। एल्गोरिथम की जानकारी विद्यार्थी के गणितीय शक्ति में वृद्धि करता है तथा जो विद्यालय गणित का एक प्रमुख लक्ष्य भी होता है। क्वेश्चन 18 है कि कोणों के विभिन्न प्रकार बताते हुए उसके प्रतिरूप चित्र बताने हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि बिंदुओं को अंकित करने या निर्देशांकों को लिखने की कोई विधि, एक गतिविधि के द्वारा आपको इसको समझाना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कोण कितने प्रकार के हैं वो बताऊँगा, कोण की परिभाषा क्या है। यदि किसी बिंदु से, देखो यहाँ पर
एक बिंदु है, यदि किसी बिंदु से दो किरणें निकाले तो इस प्रकार बनने वाली जो आकृति है ना, वो हमारी एंगल कहलाती है। और एंगल कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, ऐसा कोण जिस 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा। ये सब एग्जाम्पल। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो अधिक कोण है, ठीक है। समकोण कैसा होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है। सरल कोण कैसा होता है, जो 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। वृत्त कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होता है। बात करें संपूरक कोण की, तो जब दो कोणों का योगफल, जैसे x + y = 180, तो ये x और y एक दूसरे में संपूरक हैं, इन दोनों का योगफल 180 होगा। पूरक कोण होता है उन दोनों का योगफल, जैसे दो कोण है उन दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा, तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण, एक ही तल में अगर किसी एक बिंदु पर स्थित है और उनके बीच में उभयनिष्ठ रेखा है, जैसे ये वाले, तो ये कोण ये और एक कोण ये, दोनों एक दूसरे में आसन्न कोण है, ठीक है, इनको रैखिक कोण भी कहा जाता है। तो ये इसके क्या है, आपको डायग्राम बनाए गए हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक बंटन वृत्तीय चार्ट बनाने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन आंकड़ों के आधार पर एक वृत्तीय चार्ट आपको बनाना है कि दाल खिचड़ी 55% है, दाल बाटी 55% है, खिचड़ी 25% है, रोटी आपकी 15% है और दाल चावल 5%। दैट इज़ यहाँ पर पसंद करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका एक पाई चार्ट अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर वृत्तीय चार्ट, तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को इसका परसेंटेज के आधार पर एक एंगल निकालना है, इसके कोण का मान, कि ये एक का 360 डिग्री के कोण में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर कितने का बनेगा, इससे कितने का बनेगा और इससे कैसे। तो देखिए आप लोग एक ट्रिक सीखिएगा, सीखो एक बार ट्रिक। 55% है ना ये, बिल्कुल राइट, तो 55% है तो 55/100 कितना हो गया, 11/20। परसेंट को बदलने के लिए भिन्न में 100 का भाग देंगे, तो ये 11/100 हो गया। ये 11/20 जो बना है ये 360 का कितना डिग्री है, तो यहाँ पर आप लोग निकालेंगे ना तो 198 डिग्री है। ये 25% की बात करूँ तो ये 360 का 90 डिग्री है, ठीक है। और 15% का निकालूँ तो यहाँ पर ये आपका 54 डिग्री है, ओके। और यहाँ पर अगर मैं 5% का निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/20, इसका 360 निकालेंगे तो 18 डिग्री। इसको मैं यहाँ पर पाई चार्ट एक वृत्त के रूप में अगर मैं शो करूँ तो देखो ये 55% कैसे बना, तो इतने डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये कोण आपको दिखाने हैं यहाँ पर इस तरीके से। आपको क्वेश्चन है, अथवा में दंडालेख को समझाते हुए स्कोप कैसे पढ़ा जा सकता है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20वां अंतिम क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो आकलन की प्रक्रिया में 4 अंतः संबंधित पक्ष होते हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आकलन की योजना बनाएंगे, उसके बाद एकत्रित सूचनाएं करेंगे, सूचनाओं को एकत्रित, तीसरा काम करेंगे सूचनाओं का विश्लेषण और चौथा काम करेंगे हम परिणामों का उपयोग। फिर दोबारा से इसी चक्रीय प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो लगातार चलती रहेगी। तो पहला पॉइंट था आकलन की योजना बनाना। इस पक्ष में आकलन की योजना अधिगम उद्देश्यों को ध्यान में रख करके शिक्षण योजना तैयार की जाती है। सूचना एकत्र करने और विश्लेषण करने की विधियों के बारे में निर्णय किया जाता है। दूसरा काम करते हैं सूचनाओं का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सूचनाओं का निर्णय लेना चाहिए कि वह कैसे लेंगे, जैसे गतिविधियों को बनाएगा जिससे सूचना एकत्र हो सके। चयन की गई गतिविधियों को बच्चों को कार्यों में लगाने की पद्धति का चयन करेंगे। तीसरा काम करेंगे कि सूचनाओं का विश्लेषण, तीसरे स्टेप है ये। शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए कि सूचनाओं की गुणवत्ता किस प्रकार निर्धारित करेगा, मानकों का समुचित उपयोग कैसे करेगा। और चौथा जो स्टेप है वो है परिणामों का उपयोग। शिक्षक को निर्णय लेना चाहिए कि परिणामों का प्रतिवेदन कैसे करेंगे, परिणामों को किस प्रकार अर्थ निकालेंगे और परिणामों को किस किस के साथ साझा करेंगे। और आपके यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपको रटने हैं और इनमें से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे साथियों। पहला तो याद करना है कि स्वयं आकलन किसे कहेंगे, कार्यपत्रक क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया की विभिन्न परिस्थितियों में आकलन किस प्रकार किया जाएगा, आकलन कब कब किया जाना चाहिए, इसका आपको व्याख्या लिखनी है। एक प्रश्न यह है। और अंतिम प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को सीधा मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए आपने क्लास पढ़ी गेस्ट पेपर 1 मैथमेटिक्स का। थोड़ा स्पीड से मैंने पढ़ाया पर आपको PDF दी गई है, आप वहाँ से पढ़ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।